द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हिस्से में उतर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इग्नू इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 21 की दक्कन और दक्षिण भारत में राजकोषीय प्रणाली यानी फिस्कल सिस्टम इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। ये यूनिट यूपीएससी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कृषि संबंधों और विभिन्न राज्यों की कार्यप्रणाली समझने में मदद करती है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि ये बड़े बड़े साम्राज्य, दक्कनी सल्तनतें हों, मुगल हों, मराठे हों या फिर शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य, आखिर अपना खजाना भरते कैसे थे? कौन कौन से टैक्स लगाते थे और सबसे जरूरी, इन टैक्सों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता था, ये सब जानेंगे आज। हाँ, और ये सिर्फ टैक्स की लिस्ट नहीं होगी, हम उन सिस्टम्स की गहराई में जाएंगे। सोचिए, कैसे एक टैक्स सिस्टम मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी साम्राज्य की नींव हिला सकता है या उसे आसमान पर भी पहुंचा सकता है। और कैसे मलिक अंबर जैसे एक व्यक्ति ने अहमदनगर में पूरे भू राजस्व सिस्टम में जैसे क्रांति हिला दी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, और फिर मराठों के वो मशहूर कर चौथ और सरदेशमुखी, उन्होंने कैसे मराठा शक्ति को परिभाषित किया। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्कनी सल्तनतों और मुगल दक्कन की राजकोषीय प्रणाली की। सेक्शन 21.1 और 21.2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो दक्कन में जमीन का क्या हिसाब था? मतलब किसकी जमीन होती थी? देखिए, मुख्य रूप से तो सरकारी जमीन होती थी, जिसे खालिसा कहते थे, जैसे आज भी सरकारी जमीन होती है। अच्छा, खालिसा। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की जमीनें थी, जैसे सरकारची, शेरी, शेनशेत। ये सब क्राउन लैंड्स के ही प्रकार थे। एक और टर्म मिलता है भंडारवाड़ा जमीन। भंडारवाड़ा, ये खालिसा से अलग थी? हाँ, थोड़ी अलग। 16वीं सदी में भंडारावाड़ा सिर्फ वो जमीन नहीं थी जिस पर टैक्स नहीं लगता था, बल्कि ये मान्य टेन्योर के तहत आती थी। मतलब कुछ खास अधिकार जुड़े होते थे इससे। इसमें दनईक यानी गवर्नर का भी रोल होता था। और जमीन दान में भी दी जाती होगी, जैसे राजा महाराजा देते थे। बिल्कुल, भूमि अनुदान बहुत आम थे। जैसे सैन्य कमांडरों को जागीर या सरंजाम दिया जाता था। ये उनकी सेवाओं के बदले होता था। वेतन के बदले जमीन, एक तरह से। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिर मान्य और इनाम अनुदान थे, जो अक्सर राजस्व मुक्त होते थे। ये धार्मिक संस्थानों, विद्वानों या खास सेवा करने वालों को मिलते थे। टैक्स फ्री लैंड? जी, और किसानों के अपने अधिकार भी थे, जिन्हें मिरास या मिरासी अधिकार कहते थे। ये एक तरह के वंशानुगत अधिकार थे जमीन पर। और एक टर्म है मौकासादार। मौकासादार, ये वो लोग थे जिनके पास जमीन तो होती थी, पर उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। मतलब पूरी तरह उनकी अपनी नहीं थी। अच्छा, और टैक्स वसूलने के लिए इलाके कैसे बटे होते थे? मूल्यांकन की इकाई होती थी महल। ये कुछ गांवों का समूह होता था, खासकर राजस्व वसूलने के लिए। जैसे उत्तर भारत में परगना होता था, वैसा ही कुछ। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 21.2 पर, राजकोषीय प्रणाली। पैसा कहाँ से आता था इनके पास? सबसे बड़ा सोर्स तो जाहिर है भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ था। जैसे सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटीज, चुंगी यानी टोल्स, कई तरह के उपकर यानी सेसेस, और जो छोटे हाजा या सरदार होते थे उनसे मिलने वाली श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट्स। और जब मुगल आए दक्कन में, तो क्या उन्होंने अपनी सिस्टम लागू की? हाँ, मुगलों का प्रभाव तो पड़ा ही। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय प्रणालियों को यहाँ लागू करने की कोशिश की, कुछ बदलावों के साथ। तो भू राजस्व पर और विस्तार से बात करते हैं। सेक्शन 21.2.1, दक्कनी सल्तनतें और मुगल दक्कन में लैंड रेवेन्यू। दक्कनी सल्तनतों में एक चीज बहुत आम थी, राजस्व खेती। इसे इजारा या समूतू कहते थे। इजारा मतलब टैक्स कलेक्शन का ठेका? बिल्कुल, सरकार टैक्स वसूलने का काम किसी व्यक्ति या समूह को एक तय रकम के बदले सौंप देती थी, और फिर वो ठेकेदार आगे भी उसे उपट्टे पर यानी सबलेट कर सकता था। इससे तो किसानों पर बोझ बढ़ता होगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। इसमें कई अधिकारी शामिल होते थे, जैसे हवलदार, बहीदार, करकुन। स्थानीय स्तर पर देसाई और देशमुख की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, और गांव के लेवल पर मुकद्दम और कुलकर्णी होते थे। लेकिन फिर अहमदनगर में मलिक अंबर आए 16वीं-17वीं सदी में। इनका जिक्र बार बार आता है। हाँ, मलिक अंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 1549 से 1626 तक उनका प्रभाव रहा।
उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए वो वाकई क्रांतिकारी थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? सबसे पहले तो उन्होंने जमीन की व्यवस्थित पैमाइश करवाई, सर्वे और मेजरमेंट। इसके लिए उन्होंने काठी नाम की एक छड़ का इस्तेमाल किया। काठी कितनी लंबी होती थी ये? ये 5 हाथ और 5.5 मुट्ठी लंबी होती थी और इस माप के आधार पर बीघा और चावर का हिसाब होता था। 20 बीघा का एक चावर। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश। जी। फिर उन्होंने जमीन का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन। मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, कौन सी फसलें उगती हैं, इस आधार पर इसे रैयत निर्धारण कहा गया। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, और फिर राजस्व का निर्धारण किया गया, असेसमेंट। पहले जो अंदाजे से होता था, जिसे नजदीकी पहानी कहते थे, उसकी जगह वास्तविक माप पर जोर दिया गया। जमीन को बगायत यानी सिंचित और जिरायत यानी असिंचित में बांटा गया। खालिसा और इनाम भूमि का हिसाब अलग रखा गया। और टैक्स की दरें क्या थीं? रेट्स, दरें अलग अलग थीं। फुकाजावा जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये उपज का 14 से लेकर 23 तक हो सकती थी। अलग अलग फसलों के लिए अलग दरें थी। 2/3? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ मामलों में ज्यादा लगता है, लेकिन शायद ये सबसे अच्छी जमीन या खास फसलों पर होता होगा। भुगतान नकद और अनाज दोनों में लिया जा सकता था। और एक अच्छी बात ये थी कि जो नई जमीन खेती के लायक बनाई जाती थी, उस पर रियायतें मिलती थीं 8 साल तक। ये तो प्रोत्साहन हुआ खेती बढ़ाने का। बिल्कुल। कलेक्शन व्यक्तिगत किसान से भी होता था और कभी-कभी पूरे गांव को एक इकाई मानकर भी नकद भुगतान पर जोर था, पर अनाज का विकल्प भी खुला रखा गया था। और प्रशासन में क्या सुधार किए? उन्होंने स्थानीय जमींदारों, देशमुख और देशपांडे की शक्तियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, ताकि वो किसानों का शोषण ना कर सकें। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यान दिया। क्या इसकी तुलना टोडरमल के बंदोबस्त से की जा सकती है? हाँ, जोगिंदर नाथ चौधरी जैसे इतिहासकार मानते हैं कि मलिक अंबर के सुधार उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने उत्तर भारत में टोडरमल के थे। दोनों ने सिस्टम को व्यवस्थित और ज्यादा तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। अच्छा, और गोलकुंडा में क्या हाल था, कुतुबशाही सल्तनत में? गोलकुंडा में अहमदनगर के मुकाबले इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग का चलन ज्यादा था। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ किसानों पर बोझ ज्यादा था। ठेकेदारी सिस्टम अक्सर किसानों के लिए भारी पड़ती है। अब बात करते हैं मुगल दक्कन की। जब मुगलों ने इन इलाकों को मिला लिया, तब क्या बदलाव आए? मुगलों ने अपनी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। उन्होंने 1652 के आसपास कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। मुर्शिद कुली खान, क्या सुधार थे ये? उन्होंने मूल्यांकन के कई तरीके अपनाए। एक था हल संख्या के आधार पर, जिसे रकबा कहते थे, मतलब कितने हल उस जमीन को जोत सकते हैं। दूसरा था फसल बंटवारा, जिसमें उपज का 14 से 12 हिस्सा राज्य का होता था। और तीसरा था नगद दरें तय करना, जो काफी हद तक उत्तर भारत की जब्त प्रणाली जैसा था। इसमें सिंचाई का भी ध्यान रखा जाता था। हाँ, सिंचाई के साधनों के आधार पर दरों में भिन्नता थी। औसतन दर उपज का 14 रखी गई थी। मूल्यांकन का आधार या तो इजमाली होता था, यानी पिछले सालों का औसत उत्पादन और कीमतें, या फिर स्थानीय बाजार की दरें, जिन्हें भाव कहते थे। और क्या कोई बड़ा सर्वे भी हुआ मुगल काल में? जी हाँ, 1689-90 में मोहम्मद शफी नाम के अधिकारी ने एक व्यापक सर्वेक्षण किया। इसे जमा-ए-कामिल विलायत कहा गया। इसमें परगना और सरकार के हिसाब से राजस्व का अनुमान लगाया गया था। बाद में निजामुल मुल्क ने भी इसे जारी रखा। तो मुगलों के समय सामान्य नियम क्या था टैक्स रेट का? सामान्य मुगल नियम ये था कि राज्य का हिस्सा उपज का आधा यानी 50% तक हो सकता था, लेकिन इसमें रियायतें भी दी जाती थी। 1741-42 के राजमहेंद्री दस्तावेजों से पता चलता है कि दरें 3.3% से लेकर 50% तक थीं। बहुत वेरिएशन था। और स्थानीय जमींदारों का क्या रोल था, देशमुख, देशपांडे वगैरह? हाँ, देशमुख, देशपांडे, चौधरी, कानूनगो, ये सब स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण थे। मुगलों ने इन्हें अपने प्रशासन में शामिल करने और इन पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। इन्हें सनद दी जाती थी। क्या मुगलों के आने से राजस्व बढ़ा? हाँ, कई इलाकों में बढ़ोतरी हुई। हैदराबाद में तो 7.5 गुना तक बढ़ोतरी बताई जाती है। औसतन 10% तो थी ही। मछलीपट्टनम में 12%, मुर्तजा नगर में 20%, राजमहेंद्री में 43% और मुस्तफा नगर में 24%। आंध्र के इलाके में देशमुखों का प्रभाव काफी ज्यादा था। कोई उदाहरण है किसी अधिकारी का जिसे फायदा हुआ हो? हाँ, बाबू पंडित नाम के एक कानूनगो का जिक्र मिलता है। उसका मनसब 200 जात 70 सवार से बढ़ाकर 300 जात 100 सवार कर दिया गया। उसने गांव के कुलकर्णी के अधिकार तक खरीद लिए थे। मतलब ये पद फायदेमंद थे। बाप रे। अब बात करते हैं सेक्शन 21.2.2 की, अबवाब यानी उपकर।
ये क्या बला थी? अबवाब मतलब भू राजस्व के ऊपर लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर या सेस, और इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे सरदेशमुखी, ये यहाँ एक उपकर के रूप में भी दिखता है। फिर पहनम, बलूतेदार या गांव के अधिकारियों पर लगने वाले कर, जैसे नायब हवलदार, नाजिर, परपोत नायक पर लगने वाले टैक्स। फिर सरनाजरती, हमबार भट्ट, पाइपोस खराची पाती, शायद जूते वगैरह का खर्च, तरफदार पाती, ताजिया रेज पाती, उले पाती। और ये बाप रे, इतने सारे। हाँ, और सुनिए, सिलोतारी, पडेवारी, इनाम पाती, जो इनाम भूमि पर लगता होगा, नजराना, तोहफा या भेंट, फार्मासी, कोतवाली, फार्माइशी। इसका मतलब तो ये हुआ कि भू राजस्व के अलावा भी बहुत सारा पैसा इन छोटे छोटे टैक्सेस से जाता था। बिल्कुल, और इनका वितरण बड़ा असमान था। हर इलाके में अलग अलग तरह के अबवाब होते थे। मलिक अंबर ने वतनदारों, वंशानुगत अधिकारियों पर इन करों को लगाकर उन पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, अब सेक्शन 21.23 भू राजस्व के अलावा अन्य कर, अदर टैक्सेस, इसमें क्या क्या था? इसमें भी कई तरह के टैक्स थे, जैसे चराई कर, जिसे गैर महसूल कहते थे, युद्ध अभियानों के लिए अलग से टैक्स, मुहिम पट्टी या जंग पट्टी, सेना का खर्च निकालने के लिए। हाँ, फिर किला मरम्मत के लिए गड़कवानी, जंगल के उत्पादों पर वनपति, फल वाले पेड़ों पर बुखार फ्रूट्स टैक्स, जमीन के सर्वे के लिए बाबुलपाती, चरागाहों पर अलहरन, सामान लाने ले जाने पर सिंगोटी, ट्रांसपोर्ट टैक्स। जी, फिर बकरियों भेड़ों पर घी पर भी टैक्स था, उत्तराधिकार कर भी था, दुखपाती, और हाँ, तीर्थ यात्रा कर भी, ज़कात उल हजवाम। और ये पेशकश क्या था? पेशकश एक तरह की भेंट या नजराना होता था जो अधीन शासक या प्रमुख लोग बादशाह या सुल्तान को देते थे, जैसे उड़ीसा के गरजात प्रमुख देते थे या गोलकुंडा का राजा मुगलों को देता था। अच्छा, और जिजिया? जिजिया जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, औरंगजेब ने इसे दक्कन में 1687 में फिर से लगाया, लेकिन 1704 के आसपास मराठा छापों के कारण इसे बंद करना पड़ा। ठीक है, अब सेक्शन 21.24 सीमा शुल्क और बाजार शुल्क, कस्टम्स एंड मार्केट ड्यूज। व्यापार से भी अच्छी आय होती थी। बड़े व्यापारी होते थे जिन्हें सेठिया कहा जाता था। तिमन्ना नाम के एक व्यापारी का उदाहरण मिलता है। दक्कन में कुलकर्णी भी इसमें शामिल होते थे। जगह जगह चौकियां बनी होती थीं। और टैक्स कौन कौन से लगते थे बाजार में? मुख्य रूप से ज़कात था, जो चुंगिया ऑक्ट्रॉय जैसा था। फिर माल बाहर ले जाने पर थोलमोड़ या निकलू, बाजार में माल बेचने पर थाल भरित या पा बैठा की, स्टाम्प ड्यूटी जैसा फुर्तखत, और वजन और माप के बाटों पर बड़ छपाई टैक्स। मतलब व्यापार के हर स्टेप पे टैक्स था। लगभग हाँ। अब सेक्शन 21.25 व्यवसायों और निर्माताओं पर कर। टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस एंड मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों और दुकानदारों पर भी। जी हाँ, एक सामान्य व्यापार कर था जिसे मुहतरफा कहते थे। इसके तहत कई चीजें आती थीं, जैसे ज़कात विक्री, कापपति शायद कपड़े पर, जागती काथरे, पायपोसी जूते बनाने वालों पर। अच्छा, अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग नाम थे। हाँ, जैसे सर्राफ पट्टी सराफों पर, कारी पाटी कारीगरों पर, करुक कय्यम मगर, कथवड़ा कोली पाठी शायद मछुआरों या कोलियों पर। और ये पूरा सिस्टम चलाता कौन था? सेक्शन 21.2.6 राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की इकाई परगना थी, जिसकी मुखिया देसाई और देश कुलकर्णी होते थे। गांव के स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी टैक्स जमा करने और मूल्यांकन के लिए हवलदार होते थे, और आमिल आजकल के तहसीलदार जैसे होते थे। हवलदार का क्या काम था मुख्य रूप से? हवलदार का काम सिर्फ टैक्स जमा करना नहीं था। अगर किसान गांव छोड़कर चले गए हैं तो उन्हें वापस लाना, खेतीबाड़ी ठीक से चले ये देखना, और खजाना जमा करवाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। बीजापुर में इन्हें नगद वेतन मिलता था। और एक बात, देशमुख का पद हमेशा वंशानुगत नहीं होता था, कम से कम बीजापुर में। ये तो हुई दक्कनी सल्तनतों और मुगल दक्कन की बात। अब आते हैं मराठों पर। सेक्शन 21.3 मराठों की राजकोषीय प्रणाली। क्या उन्होंने दक्कनी सिस्टम को ही अपनाया? काफी हद तक हाँ, खासकर भू राजस्व के मामले में मलिक अंबर का प्रभाव साफ दिखता है। अच्छा, कैसे? उन्होंने भी जमीन की पैमाइश पर जोर दिया। माप के लिए वही काठी इस्तेमाल होती थी जिसे शिवशाही काठी कहा गया। मूल्यांकन के लिए शिवाजी के सलाहकार थे, जैसे दादोजी कोंडेव,
1636 के आसपास, और बाद में अन्नाजी दत्तो 1678 के आसपास। तो क्या ये हर साल मूल्यांकन करते थे? नहीं, हर साल मूल्यांकन नहीं होता था। नसाक सिस्टम ज्यादा आम था, जो शायद पिछले रिकॉर्ड या औसत पर आधारित होता था। अधिकारी गांव का दौरा करते थे और अनुमानों की पुष्टि करते थे। और पेमेंट कैसे होता था? कैश या अनाज? दोनों विकल्प थे, नकद या वस्तु अनाज। दर आमतौर पर उपज का 25 रखी गई थी। 25 मतलब 40%? हाँ, 40%, जो मलिक अंबर की अधिकतम दरों से कम थी। पर प्रति जमीन के लिए क्या नियम थे? हाँ, इसके लिए शरवल परगना का 1561 का एक दस्तावेज है, टेबल 21.1। इसमें दिखाया गया है कि नई तोड़ी गई जमीन पर पहले साल बहुत कम टैक्स लगता था और फिर 8 साल तक धीरे धीरे बढ़ता जाता था, जब तक वो पूरी दर पर नहीं पहुंच जाता। भुगतान नकद या वस्तु दोनों में होता था। दादोजी कोंडदेव की दरें भी इसी तरह की थीं। ये रुका टका रुपया का क्या हिसाब था उन दिनों? ये उस समय की मुद्राएं थीं। इनका आपसी मूल्य बदलता रहता था, लेकिन मोटे तौर पर ये लेन देन में इस्तेमाल होती थी। और अलग अलग फसलों पर रेट अलग थे? बिल्कुल। टेबल 21.2 में इसका ब्यौरा है। सिंचित भूमि पर उगने वाली महंगी फसलें जैसे गन्ना, अदरक, हल्दी, सब्जियां, इन पर टैक्स ज्यादा होता था और अक्सर नकद में लिया जाता था। यहाँ होन का जिक्र आता है, जो एक सोने का सिक्का था। अच्छा, कैश क्रॉप्स पर नकद टैक्स। और क्या बटाई सिस्टम भी था? हाँ, फसल बंटवारा या बटाई प्रणाली भी थी। पूनम वाले इलाके में शिवाजी द्वारा इसे लागू करने का जिक्र मिलता है। और प्रशासन गांव और परगना लेवल पर कौन थे? वही थे, गांव में पाटिल, कुलकर्णी, परगना में देशमुख, देसाई। अब आते हैं मराठा अबवाब पर, सेक्शन 21.3.2। क्या ये भी दक्कन जैसे ही थे? हाँ, काफी समानताएं थी। दक्कनी प्रभाव साफ दिखता है, जैसे कोतवाल या थानापति पर लगने वाले कर। और वो बेगार वाला सिस्टम, वेट बेगारी? हाँ, वेट बेगारी भी थी। ये एक तरह की मुफ्त सेवा थी जो गांव के लोगों को देनी पड़ती थी। ये वंशानुगत अधिकारियों जिनके हक होते थे का विशेषाधिकार माना जाता था। और इनाम जमीन पर भी टैक्स लगता था? हाँ, इनामधारकों पर इनाम पट्टी नाम का कर लगता था। मिरास पट्टी भी था, जो मिरासदारों पर लगता होगा। सिरवल परगना से 1000 होन इस मद में वसूलने का उदाहरण मिलता है। अब सेक्शन 21.3.3, भू राजस्व के अलावा अन्य कर। इसमें क्या खास था मराठों के यहाँ? घर पे टैक्स था, घर आट का। मक्खन और घी पे टैक्स, चरवाहों पर टैक्स, नमक पर भी टैक्स था। शिवाजी ने 1671 में 12 रुका प्रति मुंड, शायद प्रति इकाई, की दर से लगाया था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो चौथ और सरदेशमुखी की होती है। बिल्कुल, ये मराठा फाइनेंशियल सिस्टम के और उनकी राजनीति के भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो पहले चौथ को समझते हैं। ये क्या था? चौथ का मतलब है 1/4। 1/4। जी, ये वो टैक्स था जो मराठे अपने पड़ोसी राज्यों से वसूलते थे। इसका इतिहास पुराना है। रामनगर के राजा से लेके पुर्तगालियों तक से इसके संबंध के दावे मिलते हैं। शिवाजी ने इस पर अपना दावा मजबूती से रखा। किस आधार पर? आधार ये था कि अगर कोई राज्य चौथ देगा तो मराठे उस पर हमला नहीं करेंगे और बाहरी हमलों से उसकी रक्षा भी करेंगे। एक तरह की प्रोटेक्शन बनी। ये उस राज्य के कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था। अनुमान है कि इससे मराठों को सालाना 90 लाख होन तक की आय हो सकती थी। 90 लाख होन, काफी बड़ी रकम है। और सरदेशमुखी? सरदेशमुखी चौथ से अलग थी। शिवाजी इस पर अपना वंशानुगत हक जताते थे। वो कहते थे कि वो महाराष्ट्र के सरदेशमुख हैं, यानी प्रधान देशमुख, और इस नाते उन्हें पूरे इलाके के राजस्व का 1/11वां हिस्सा मिलना चाहिए। ये उनके स्वराज के दावे से जुड़ा था। तो ये उनके अपने इलाके से था या बाहर से? ये उन इलाकों से वसूला जाता था जिन पर वो अपना दावा करते थे, चाहे वो सीधे उनके नियंत्रण में हो या मुगलों के अधीन। ये राजस्व का 1/10 हिस्सा होता था। इससे अनुमानित आय लगभग 1 करोड़ होन थी। 1 करोड़? चौथ से भी ज्यादा? हाँ, अनुमान तो यही है। इन दोनों करों ने मराठा राज्य को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। सेना के खर्च के लिए भी अलग से टैक्स थे? हाँ, कई थे, जैसे घास दाना, घोड़ों के चारे के लिए, सिमिलरवार काज बाबत, सडिलवार खर्च, करसाई। ये सब शायद सेना के रखरखाव या अभियान के खर्च से जुड़े थे। करसाई कुछ मुहिम पट्टी जैसा था। और त्योहारों या सामाजिक कामों के लिए? उसके लिए भी अलग अलग टैक्स थे। दसरा पट्टी दशहरा के लिए, मेजबानी पट्टी, ईद उस भरती, बकरीद, हुमायूं पट्टी, उरुस पट्टी, भूत फरोशी, सिंहासन पट्टी राज्याभिषेक के लिए, गणछरी, खान खुशी। बहुत लंबी लिस्ट है। शादी ब्याह पर भी टैक्स था? हाँ, विवाह कर भी था। वरद टटका,
या लगन टटका, जो लगभग ₹1.5 होता था। एक और था पैदम, जो चौथाई रुपए के करीब था। हम आते हैं सेक्शन 21.3.4 पर, सीमा शुल्क और बाजार शुल्क। मराठा राज्य में इसका क्या सिस्टम था? यहाँ भी अधिकारी होते थे, जैसे चौधरियन, घाट पांडे। माल की सुरक्षा के लिए सजनदार या फर्जंद होते थे। घाटों या दर्रों पर पातकी शुल्क लगता था। किन चीजों पर ज्यादा टैक्स था? तंबाकू और कपड़े पर शुल्क का जिक्र मिलता है। मोदी, अनाज व्यापारी और बंजारे जो सामान ढोते थे, से भी टैक्स लिया जाता था। आयात निर्यात पर? हाँ, बिल्कुल। टेबल 21.3 में इसकी डिटेल्स हैं। विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़ा, मसाले, धातुएं, अनाज आदि पर अलग अलग दरें थीं। ये दरें अक्सर रूका या लारी, एक और सिक्का, में दी गई हैं। ठीक है। अब सेक्शन 21.3.5, व्यवसायों और निर्माताओं पर कर। ये भी दक्कनी सिस्टम जैसा ही था। बुनकरों पर माकताका, तेलियों पर तेनपट्टी, सराफों पर सराफा पट्टी, मूची पर पायपोसी, कुमारों पर भी टैक्स था। मतलब हर कोई टैक्स के दायरे में था? लगभग हाँ। लेकिन एक अच्छी बात भी थी, सेक्शन 21.3.6 राहत उपाय, रिलीफ मेजर्स। अच्छा, मराठा राज्य में राहत भी दी जाती थी? हाँ, खासकर शिवाजी के समय के निर्देशों में इसका जिक्र मिलता है। अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे सूखा या बाढ़, तो किसानों की मदद की जाती थी। उन्हें बीज, मवेशी खरीदने के लिए पैसा दिया जाता था। लगान की दरें कम कर दी जाती थीं। बकाया माफ कर दिया जाता था और नई बसावट को प्रोत्साहन दिया जाता था। ये तो काफी प्रोग्रेसिव सोच लगती है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ लेना ही नहीं, बल्कि मुश्किल समय में प्रजा की देखभाल करना भी अपनी जिम्मेदारी समझता था। चलिए अब दक्कन और मराठों से आगे बढ़कर दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। सेक्शन 21.4, दक्षिण भारत की राजकोषीय प्रणाली, खासकर विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। विजयनगर एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ की व्यवस्था में कुछ अपनी खासियतें थी। जैसे भू राजस्व से शुरू करते हैं। सेक्शन 21.4.1। यहाँ जमीन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, निरंबा या नंजई यानी गीली या सिंचित भूमि, और कडरम्बा या पुंजई यानी सूखी या असिंचित भूमि। अच्छा, पानी के आधार पे। हाँ, फिर भूमि के कार्यकाल या वर्गीकरण के भी कई प्रकार थे, जैसे देवदान मंदिरों को दी गई भूमि, ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को, दलवाय अग्रहार सैन्य प्रमुखों को, करग्राम टैक्स देने वाले गांव। मूल्यांकन का आधार अक्सर हल संख्या होता था। क्या यहाँ भी जमीन की पैमाइश हुई थी? हाँ, महान शासक कृष्णदेवराय के समय 1513 ईस्वी के बाद भूमि सर्वेक्षण और माप का काम हुआ था। लेकिन एक समस्या थी, माप के इकाइयों में बहुत भिन्नता थी अलग अलग इलाकों में। इससे एक समान दर लागू करना मुश्किल होता था। तो राजस्व की मांग कितनी थी, डिमांड? ये अलग अलग थी। उपज का 16 से लेकर 13 तक सामान्य मानी जाती थी, लेकिन कभी कभी ये 12 यानी 50% तक भी पहुंच जाती थी। 50%? हाँ, और दरों में भी फर्क था। ऊंची जातियों से शायद कम लिया जाता था, सामान्य किसानों से ज्यादा। जो भी उपज होती थी उसमें काश्तकार, मंदिर अगर देवदान भूमि है तो, और सरकार का हिस्सा होता था। नई जमीन को खेती लायक बनाने पर यहां भी रियायतें मिलती थी। पेमेंट कैसे होता था? निरंबा यानी गीली जमीन से उपज का हिस्सा वस्तु या नकद दोनों तरह से लिया जा सकता था, लेकिन कडरम्बा यानी सूखी जमीन से और बागानों या उद्यान से टैक्स अक्सर नकद में ही लिया जाता था। और कलेक्शन कौन करता था? टैक्स कलेक्शन के कई तरीके थे। राज्य की अपनी मशीनरी थी, जिसमें अथावने नाम का राजस्व सचिवालय होता था। गांव का लेखाकार परुपट्टम कहलाता था। रिकॉर्ड रखने के लिए तालायू, कवलई, कवलेस जैसे अधिकारी थे। इसके अलावा स्थानीय निकाय जैसे सभा या नाडू भी टैक्स वसूलते थे। ये उत्तर भारतीय मॉडल से थोड़ा अलग था। नाडू या नत्तवर स्थानीय प्रमुख की भी भूमिका थी। नहरों के रखरखाव के लिए कवल डेरे नाम का टैक्स भी था। अब आते हैं सेक्शन 21.4.2, अबवाब या उपकर। क्या विजयनगर में भी ये थे? हाँ, यहाँ भी थे। एक महत्वपूर्ण चीज थी जबरन श्रम या बेगार। इसे एरी वासल, अनैक्कुल वेत्तु, विट्टी वेरिया जैसे नामों से जाना जाता था। मतलब लोगों से मुफ्त में काम करवाया जाता था? जी, हालांकि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इसके बदले कोट्टेज नाम का टैक्स देकर छूट पाई जा सकती थी। अब सेक्शन 21.4.3, भू राजस्व के अलावा अन्य कर, इसमें क्या क्या शामिल था? एक बड़ा टैक्स था घर पे लगने वाला टैक्स। टेबल 21.4 में इसकी डिटेल्स हैं। अलग अलग तरह के घरों पर अलग अलग दरें थीं जो पनम में दी जाती थीं। पनम, ये क्या था? पनम विजयनगर की एक मुद्रा थी। इसका मूल्य समय समय पर बदलता रहता था, लेकिन ये लेन देन की एक इकाई थी।
घरों के अलावा अडातरे, कोंडागुट्टा जैसे और भी टैक्स थे। हाँ, सेना के लिए भी टैक्स थे। हाँ, सेना का खर्च उठाने के लिए कई कर थे। हाँ, जैसे करतरता, दलाविये, कन्निकई, उटाई काम्पिल, दंड नायक का समूय और दानायकरम मगमई भी शायद इसी से जुड़े थे। नेल्लोरपेटा से इसका उदाहरण मिलता है। और त्योहारों या समुदाय से जुड़े टैक्स? उनकी भी लंबी लिस्ट है। महाराष्ट्र प्रयोजनस, राजा के कामों के लिए, गणकर तेरे, लेखाकारों पर, गुरुज्वार तरे, धार्मिक गुरुओं पर, नवारी जो शायद इडंगे वलंगे यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड जाति समूहों से जुड़ा था, विप्र विनोदी पन्नू, ब्राह्मण मनोरंजनकर्ताओं पर, डुमारा पन्नू, कलाबाजों पर, गंगासलई वरी, पानाकारा वरी। ये तो बड़े स्पेसिफिक टैक्स लगते हैं। विवाह कर भी था क्या? हाँ, और वो काफी भारी था। पेंडली सुंक या मदवेया सुंक कहा जाता था, और ये 101 मोडस एक और मुद्रा तक हो सकता था। शादी के पंडाल पर भी अलग से टैक्स था। 101 मोडस, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, इसीलिए कृष्णदेवराय के मंत्री तिम्मरस्सा ने इसे खत्म करने की कोशिश की थी। बाद में सदाशिव राय ने इसे कम भी किया था। इन करों को तय करने और वसूलने में जाति बड़ों की भी भूमिका होती थी। कुल मिलाकर करों का बोझ काफी ज्यादा था। अब सेक्शन 21.4.4 सीमा शुल्क और बाजार शुल्क, विजयनगर में इसका क्या इंतजाम था? टैक्स कलेक्शन अक्सर सीधे राज्यों द्वारा किया जाता था, लेकिन स्थानीय भिन्नताएं बहुत थी। कस्टम हाउस को कट्टनम कहते थे। कई तरह के शुल्क थे, जैसे स्थल सुंक या स्थलदायम, स्थानीय बाजार शुल्क, मनुलादायम या करिंदायम, आयात शुल्क, पैठा सुंकम, थोक बाजार शुल्क, मनिक्कादायम शायद वजन मापने वाले या बायोस्कीपर पर लगता था। कृष्णदेव राय के समय के कुछ उदाहरण हैं। हाँ, टेबल 21.5 में कृष्णदेव राय के समय लगने वाले शुल्कों और टोल का ब्यौरा है। इसमें विभिन्न वस्तुओं जैसे घोड़े, हाथी, मोती, कपड़ा, मसाले आदि पर लगने वाली दरें दी गई हैं, जो पेकम या दम मुद्राओं में हैं। अब सेक्शन 21.4.5 व्यवसायों और निर्माताओं पर कर। यहाँ भी कारीगरों और व्यवसायों पर टैक्स लगते थे। तेलियों पर गनगिरी या गनागुट्टा, कपास धुनने वालों पर पिंजनी गारू, बुनकरों पर मगदेरे या मगरी, सालिया बुनकरों का खास जिक्र है। नाइयों, धोबियों, कुम्हारों, कुम्बरा टेरेगे तिरिगलायम पर भी टैक्स था। गन्ना पेरने वालों पर अलेया सुंक, लोहे के काम पर कब्बिना सुंक, लोहार, बढ़ई, सुनार, मछुआरे सब पर कुछ न कुछ टैक्स था। लोहे पर होमल गुट्टा भी था। क्या ये सारे टैक्स राज्य ही लगाता था या स्थानीय स्तर पर भी लगते थे? ये एक जरूरी सवाल है। कई कर स्थानीय अधिकारियों या निकायों के विवेक पर निर्भर करते थे। कर लगाने या माफ करने के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कृष्णदेव राय या अच्युत राय ने कुछ कर हटाए। कुंदरी पिसिमई, पाकला सिमई, तिरुवामत्तूर, कैकोलॉस, बुनकर समुदाय जैसे स्थानीय समूहों ने भी कर छूट हासिल की या उन पर नए कर लगाए गए। तो इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। हाँ, स्थानीय स्तर पर काफी कुछ तय होता था। और हाँ, विजयनगर में भी राहत उपायों का जिक्र है, सेक्शन 21.4.6। अच्छा, यहाँ भी रिलीफ मेजर्स थे। जी, पुर्तगाली यात्री नूनेज बताता है कि कृष्णदेव राय ने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, नई बसालट बसाने और आपदा के समय राहत देने के लिए रियायतें दी थीं। श्री रंग नायका द्वारा भी कर छूट दिए जाने का उदाहरण मिलता है। ये तो हुई अलग अलग क्षेत्रों की प्रणालियों की बात। अब एक कॉमन चीज पर आते हैं जो लगभग सब जगह देखती है। सेक्शन 21.5 राजस्व समुन्नदेशन यानी रेवेन्यू असाइनमेंट्स। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। राज्य अपने अधिकारियों या महत्वपूर्ण लोगों को उनकी सेवाओं के बदले नकद वेतन देने की बजाय अक्सर किसी इलाके का राजस्व वसूलने का अधिकार दे देता था। ये बहुत आम था। तो दक्कनी सल्तनतों और मुगल दक्कन में ये कैसे होता था? सेक्शन 21.5.1 यहाँ दो मुख्य तरीके थे। एक था वतन, जो वंशानुगत अधिकारियों जैसे देशाक या देसाई को मिलता था। ये उनकी पुश्तैनी जमीन या अधिकार होते थे। दूसरा था मुकासा या जागीर, जो सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दिया जाता था। क्या जागीर हमेशा के लिए होती थी? नहीं, आही तौर पर जागीर या मुकासा अस्थायी होते थे। अधिकारी का तबादला हो सकता था या सेवा समाप्त होने पर ये वापस लिए जा सकते थे। राजस्व वसूलने का काम अक्सर जागीरदार के प्रतिनिधि करते थे, जिन्हें मुतल्लिकान कहा जाता था। और मराठों के यहाँ सेक्शन 21.5.2? मराठों के यहाँ भी मोकासा, जागीर, सरंजाम जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, लेकिन यहाँ ये अक्सर ज्यादा स्थायी और वंशानुगत हो जाते थे, खासकर बाद के पेशवा काल में। इन्हें आगे उपपट्टे पर भी दिया जा सकता था।
इनका संबंध अधिकारी के जात और सवार रैंक से होता था। शिवाजी का क्या नजरिया था इस पर? शिवाजी शायद इसके बहुत पक्ष में नहीं थे। वो नकद वेतन को प्राथमिकता देना चाहते थे ताकि केंद्रीय नियंत्रण बना रहे। रामचंद्र पंत अमात्य जैसे उनके मंत्री भी इसके विरोध में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे सामंती प्रवृत्ति बढ़ेगी। इतिहासकार कुलकर्णी भी मानते हैं कि इससे राज्य कमजोर हुआ। और इनाम, वो मराठा सिस्टम में क्या था? इनाम वतन जैसा ही लगता है, पर इसमें कुछ अंतर था। इनाम स्थायी होता था, वंशानुगत होता था और ज्यादातर टैक्स फ्री होता था। ये धार्मिक कार्यों, वीरता या खास सेवाओं के लिए दिया जाता था। इसके भी कई प्रकार थे, जैसे इनाम निस्बत, इनाम तिजाई, देहंगी इनाम। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। सेक्शन 21.5.3 विजयनगर में क्या सिस्टम था? यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी अमरम या नयनकर प्रणाली। इसकी जड़ें चोल काल तक जाती हैं, लेकिन विजयनगर में ये बहुत विकसित हुई। ये नायक कौन थे? नायक असल में सैन्य कमांडर या प्रमुख होते थे। नूनीज लिखता है कि विजयनगर में ऐसे करीब 200 नायक थे और राज्य की लगभग 75% भूमि उनके नियंत्रण में थी। 75%? तब तो ये बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्हें अपने क्षेत्र अमरम का राजस्व वसूलने का अधिकार था, जिसके बदले में उन्हें राजा को सैन्य सेवा देनी होती थी, अपनी सेना रखनी पड़ती थी और सालाना एक तय रकम या नजराना दुरादानम देना होता था। क्या ये पद वंशानुगत थे? शुरुआत में शायद नहीं। ये सैद्धांतिक रूप से स्थानांतरणीय थे और वंशानुगत नहीं थे। नायकों को नियमित रूप से दरबार में हाजिर होना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये काफी शक्तिशाली और स्वतंत्र होते गए। एक शब्द निवर्ताना भी मिलता है, जो शायद भूमि वापसी से जुड़ा हो। और विजयनगर में इनाम भी था? हाँ, यहाँ भी इनाम अनुदान थे, जैसे ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को, देवदान मंदिरों को, मठपुर मठों को, मदालेमाश मुस्लिम विद्वानों या धार्मिक स्थलों को। जो अनुदान पूरी तरह टैक्स फ्री होते थे, उन्हें सर्वमान्य कहा जाता था। और इजारा या राजस्व खेती, सेक्शन 21.5.4, क्या ये दक्षिण में भी थी? हाँ, इजारा दक्कन और महाराष्ट्र में तो बहुत आम था ही। दक्षिण भारत में भी नायक लोग इसका इस्तेमाल करते थे। मतलब अपने अमरम क्षेत्र का राजस्व वसूलने का काम वो आगे ठेके पर दे देते थे। तो हमने दक्कन, मराठा और दक्षिण भारत की अलग-अलग प्रणालियां देखी। अब सेक्शन 21.6 पर आते हैं, राज्य और कराधान, स्टेट एंड टैक्सेशन। कुल मिला के क्या पैटर्न दिखता है? एक सामान्य पैटर्न तो यही है कि भू राजस्व सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन उसके अलावा अनगिनत छोटे बड़े कर थे। इससे लगता है कि व्यवस्था अक्सर काफी दमनकारी रही होगी। क्या मलिक अंबर जैसे सुधार अपवाद थे? हाँ, मलिक अंबर के सुधार निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम थे, जिन्होंने व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमें फुकाजावा जैसे विद्वानों से पता चलता है कि गोलकुंडा में इजारा सिस्टम कितना शोषणकारी था। मोहम्मद शफी के दस्तावेज मुगल दक्कन में ऊंची दरों की ओर इशारा करते हैं। कुलकर्णी मानते हैं कि मराठा शासन में भी करों का बोझ कम नहीं था। और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत के लिए नूनीस जैसे यात्री बताते हैं कि किसानों के पास अपनी उपज का बहुत कम हिस्सा बच पाता था। हमें काउतालम जैसे विद्रोहों का भी पता चलता है, जहां किसान करों के भारी बोझ और उत्पीड़न से तंग आकर गांव छोड़कर भाग गए और बाद में समझौता करना पड़ा। क्या किसानों को अपनी जमीन बेचने तक की नौबत आ जाती थी? हाँ, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। 1429 ईस्वी का एक शिलालेख बताता है कि किसानों को टैक्स चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। ये तो बहुत दुखद है। तो चलिए अब इस पूरी लंबी चर्चा का सार निकालते हैं। सेक्शन 21 समरी, मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो मलिक अंबर के योगदान को रेखांकित करना जरूरी है। उनके भूमि सुधार दक्कन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। हाँ, वो पैमाइश और वर्गीकरण वाला सिस्टम। जी। दूसरी बात, हमने देखा कि हर क्षेत्र में मूल्यांकन और दरों के तरीके अलग अलग थे, काफी भिन्नता थी। तीसरी बात? तीसरा, भू राजस्व बेशक सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके अलावा अन्य करों का महत्व भी कम नहीं था। चाहे वो दक्कनी अबवाब हों, मराठों के चौथ और सरदेशमुखी हों या विजयनगर के विभिन्न शुल्क, ये राज्य की आय और उसकी शक्ति के लिए बहुत जरूरी थे। और चौथा बिंदु है राजस्व समनुदेशन की भूमिका। जागीर, इनाम, सरंजाम, अमराम, ये सब प्रशासन और नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपकरण थे। इन्होंने राज्य के स्वरूप को गढ़ा। और आखिरी शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ,
कि आमतौर पे किसानों पर कराधान का बोझ बहुत भारी था। हालांकि राहत के उपाय भी थे, लेकिन ज्यादातर समय आम किसान या कारीगर भारी टैक्स के नीचे दबे रहते थे और कभी-कभी प्रतिरोध भी करते थे। ये पूरी समझ यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कितनी जरूरी है। ये मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और समाज को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि उसकी गहराई में जाकर समझने में मदद करती है। बिल्कुल। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये समझ बहुत काम आएगी। ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सिस्टम्स की कहानी है जिनसे साम्राज्य चलते थे और जिनसे करोड़ों लोगों का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता था। इन ऐतिहासिक टैक्स प्रणालियों को देखकर आज के संदर्भ में भी बहुत कुछ सोचने को मिलता है ना? राज्य और जनता के बीच का आर्थिक संबंध कितना जटिल और नाजुक हो सकता है। सही कहा। इतिहास हमें यही सबक सिखाता है। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस गहन विश्लेषण को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और सोचें कि इतिहास की इन परतों से हम आज के लिए क्या प्रासंगिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये मंथन बहुत जरूरी है। और अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी या आपको लगा कि इससे आपकी तैयारी में कुछ मदद मिली है, तो सनलो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने विचार, अपने सवाल या आप अगले किन विषयों पर ऐसी गहन चर्चा सुनना चाहेंगे, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक का हम इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।